Hello friends, I am Rupak Mehta and today we will discuss the new topic which is marginal costing जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है। अच्छा, तो मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक तरीके की टेक्निक है। एक तरीके क्या टेक्निक है जो कि यूज़ करता है मैनेजमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर डिसीज़न मेकिंग पर्पस के लिए। इससे वो डिसीज़न करता है कि हमें कौन सा मैनेजमेंट, कौन सी चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, किन से तरीके से हम फॉलो करेंगे जिससे हमें मोर प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने सुना ही होगा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे बीकॉम में भी है, सीए, सीएमए, इंटर। और इस चैप्टर की जो वेटेज होती है, वेटेज है जो इस चैप्टर के हर पेपर में है, वेटिंग एवरेज है इसकी 5 to 10 मार्क्स हर चैप्टर में, हर पेपर में, सॉरी। ठीक है ना? तो ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में सबसे पहले ना हमें ये पता होनी चाहिए, एक होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इनकम के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट बनाते हैं हम। तो इनकम कहाँ से आती है? सेल से। अगर हम कोई चीज़ सेल करेंगे तो उससे इनकम आती है। लेकिन इनकम को हम कहते हैं कि एक्चुअली प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। ये भी हमारा, इसे हम प्रॉफिट कहते थे पहले, इसे हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी कॉस्टिंग की लैंग्वेज है। फिर इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब जो आएगा हमारा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट आएगा, या फिर लॉस आएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस। अब इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई, एक तरीके से हमारा फॉर्मूला, जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो इससे हमें एक फॉर्मूला तो ये निकल गया कि अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? सेल माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और कैसे निकलेगा दूसरा तरीका? प्रॉफिट या मिस, अगर हमारा प्रॉफिट आता तो हम प्रॉफिट में इसे प्लस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को, तब भी हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। या फिर अगर हमारा लॉस आता है तो फिक्स कॉस्ट में से अगर हम लॉस को माइनस कर देंगे तब भी हमारा कंट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के 3 तरीके हो गए, 3 फार्मूले बन गए। ठीक है, अब हम इसके फार्मूले पे आ जाते हैं। इसकी जो टेक्निक्स होती है ना, ये टेक्निक होती है ना, टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। तो इसकी टेक्निक कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है पीवी रेशो। पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ठीक है, ये कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? ये हमारा पीवी रेशो ना हमारा एक तरीके प्रॉफिट डिसाइड करता है, प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट ही होता है। कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो यहाँ पे सेल है हमारी 200 की, वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज़ की, 120 फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं हम 60 रुपीज़ की, देन हमारा 60 प्रॉफिट बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने कंट्रीब्यूशन माना यहाँ पे 120 है, अपॉन में सेल 200 इंटू में 100, तो 120 अपॉन में 200 इंटू में 100, 60%। तो 60% पीवी रेशो है हमारा। इसका मतलब क्या है? जो हमारा सेल है ना, सेल हमारी 200 है, 200 का 60%, 200 का 60% हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारे जब पीवी रेशो हमने निकाला वो हमें कैसे पता चला? 200 का सेल का 60% हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन। इससे कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला निकल जाता है, पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जैसा कि हमें यहाँ से ही पता चल ही रहा है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला। और अगर ये तो हम अगर अमाउंट में लेते हैं, अगर हम पर यूनिट पे लेते हैं तो फॉर्मूला तब भी तो यही बनेगा, पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, माइनस का फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस पर यूनिट के हिसाब से। अगर हम पर यूनिट पे लेते हैं सिर्फ यही तो डिफरेंस होगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना, सेल माइनस का वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल इनटू में 100, ये भी इसका फॉर्मूला ही बनेगा। अभी तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन को हम सेल माइनस का वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी लिख सकता हूँ इसकी जगह, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस का लॉस भी लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। तो 4 फॉर्मूले तो ऐसे ही बन जाते हैं।
एक इसका मेन फार्मूला होता है पीवी रेशियो का, वो तब लाई होता है जब दो या दो प्रॉफिट दे रखे होते हैं कम से कम, मतलब 2 साल का प्रॉफिट या 2 साल का सेल दे रखी है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर किसी 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मान लो 1888 का दे रखा है और 1889 का भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, सेल भी दे रखा है। तो इसका प्रॉफिट दे रखा है मान लो 2000, इसका दे रखा है 3000, सेल दे रखी है इसकी 13000, इसकी दे रखी है 14000। तो 2000 माइनस का 3000 इजकल टू 1000 डिवाइडेड बाय 2000, 13 माइनस का 14, 1000 इंटू में 100 इजकल टू 100%। ठीक है, ऐसे निकलता है। ये 100% का भी आता नहीं है, वो तो मैंने फार्मूला ही ऐसा पिक करा, देन इससे हमारा 100% आ रहा है। ये तो हमारे हो गए छोटे से फार्मूले जो कि मेन होता है इसमें पीवी रेशियो का। एक होता है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस, इसका मतलब ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या, ये चीज़ हमारी ज़ीरो। ये ज़ीरो कब होगी, जब कंट्रीब्यूशन, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन मान लो 120, अगर फिक्स कॉस्ट भी हमारी 120 होती तभी तो ये ज़ीरो होता। तो इससे साफ साफ पता चलता है फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट अगर ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको हम ब्रेक इवन सेल भी कहते हैं। ब्रेक इवन सेल, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, इससे निकलता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल। अच्छा, और अगर हमें, ये तो हमारा रुपीज़ में अमाउंट आएगा, ऐसा तो हमारा रुपीज़ में, अगर किसी भी के नीचे पर अगर पीवी रेशियो लिखता हूँ मैं, देन इसका मतलब वो रुपीज़ में ही आंसर आएगा। ठीक है, वो रुपीज़ में। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेल्स पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करता हूँ तब भी आएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल। ये आएगा इन यूनिट्स में। ठीक है, ये आएगा इन यूनिट्स में। देन इसके बाद हमारा एक होता है डिज़ायर्ड सेल। डिज़ायर्ड सेल, डिज़ायर्ड प्रॉफिट, हमें मतलब मिनिमम इतना प्रॉफिट अर्न करना ही करना होता है, ये होता है हमारा डिज़ायर्ड सेल या डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो डिज़ायर्ड सेल, डिज़ायर्ड मतलब मैंने इतना कर लिया कि डिज़ायर्ड इतनी हमें सेल करनी ही करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं जो इतना बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब भी तो बात वही पड़ेगी ना, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। तो इससे हमारी इन यूनिट्स में अमाउंट आएगा। पता चला ना क्यों, क्योंकि मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख रहा हूँ। अगर मैं ये लिखता फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, देन इसका मतलब किससे अमाउंट आता है हमारा, रुपीज़ में। फॉर्मूला दोनों एक ही होता है। अगर क्वेश्चन बोलता है मैं यूनिट्स में बताओ तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर अगर रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, तो कभी कभी ना हमें तो सेल, डिज़ायर्ड सेल दे रखी होती है, हमें निकालनी होती है डिज़ायर्ड सेल। कभी कभी ना प्रॉफिट ही दे रखा है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता है तब तो हम सेल निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, हमें डिज़ायर्ड सेल दे रखी होती है, हमें प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो पीवी रेशियो है, ये जो प्रॉफिट है, ये अगर प्रॉफिट को हम वैल्यू जो है, प्रॉफिट की वैल्यू अगर हमें नहीं दे रखी तो हम बाद बाकी को इधर उधर करके अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। देन इससे हम काफ़ी सारे और फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे ना, जो चीज़ नहीं दे रखी वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको ये वाला बता दूं डिज़ायर्ड सेल का फॉर्मूला, तो ये होता है सेल इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल इनटू में पीवी रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट।
तो सेल इंटू में पीवी रेशो, अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा, सेल प्लस इंटू में पीवी रेशो, अगर मैं यहाँ पे सेल इंटू में पीवी रेशो रख दूँ, अगर मैं प्रॉफिट निकालना है मेरे को, तो प्रॉफिट में कैसे निकालूंगा? सेल, यहाँ पे सेल था हमारा, सेल इंटू में पीवी रेशो, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इजिकल टू में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में क्या है, प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को ये हमें निकालना है ना, तो सेल इंटू में पीवी रेशो माइनस का फिक्स्ड कॉस्ट इजिकल टू में प्रॉफिट। तो ऐसे हमारा एक फार्मूला प्रॉफिट निकालने का क्रिएट हो गया। देन ऐसे हम काफ़ी और फार्मूले इसमें क्रिएट कर लेंगे, लाइक एस फिक्स्ड कॉस्ट भी मैं निकाल सकता हूँ ऐसे करके। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल फार्मूले, हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब चौथा फार्मूला जो कि है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज लाइक अ प्रॉफिट। ये कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल सेल है उसमें से मैं ब्रेक इवन सेल घटा दूंगा, ब्रेक इवन सेल, तो मेरा आ जाएगा, अगर मैं रुपीज़ वाली घटाता हूँ तो रुपीज़ वाले आ जाएगा, अगर मैं यूनिट वाली घटा देता हूँ तो मेरा का यूनिट वाला आ जाएगा। इस और दूसरा होता है प्रॉफिट अपॉन, इसी का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है मार्जिन प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या तो ये हो सकता है प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग पर यूनिट माइनस का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। इससे भी हमारा क्या आएगा, यूनिट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट है, इजिकल टू में आएगा यूनिट्स में, ठीक है। अगर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो है, पीवी रेशो है, देन आएगा हमारा रुपीज़ में। ये फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इसके। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया इसमें, देखो पीवी रेशो का है, अगर मैंने बोला आपसे, मैंने बताया था ना यहाँ पे पीवी रेशो हमारी आई थी 60%, पीवी रेशो हमारी 60% थी। 200 का सेल्स का अगर मैंने 60% निकाला तो आ गया 120। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है सेल माइनस के कंट्रीब्यूशन इजिकल टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैंने सेल थी हमारी 200 माइनस 60% आया था ना मेरा यहाँ पे, तो माइनस कर दूंगा जब इसमें 60% वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा, देन आ जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने माना कि जो सेल है हमारी, सेल था हमारा 100 माइनस का पीवी रेशो इजिकल टू हमारा क्या आ गया, अगर सेल में से माइनस कर दूंगा मैं पीवी रेशो, देन हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में। अगर मैं परसेंटेज में निकालना तो ऐसे निकल जाएगी ना, तो ये ऐसे निकलता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो 100 माइनस का पीवी रेशो इजिकल टू में वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। और इसी तरीके से दूसरा, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा हो तो हम 100 में से पीवी रेशो घटा देंगे, चाहे 60% दे रखी हो तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 40%। सेम ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट इधर आ जाएगी, ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट इधर निकालें तो 100 माइनस का वेरिएबल कॉस्ट इजिकल टू आ जाएगा पीवी रेशो। इसी को अपोजिट करके दो फॉर्मूला बन जाएंगे, ठीक है। एक तो ये भी तरीका होता है निकालने का। तो ये तो हमारा हो गए। एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैंने आपको बता दिया। इसमें ना एक होता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें होता है एक, ये होता है हमारा मैचिंग। इसके ना क्वेश्चंस कैसे होंगे, पहले एक आप क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं। क्वेश्चंस मान लो सेल दे रखी है आपको 2000 रुपीज़ की, और आपको यूनिट्स दे रखे हैं, पर यूनिट है 2000 यूनिट है, और पर यूनिट के हैं 8 रुपीज़, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 1000 यूनिट पे, और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 12,000 नहीं 2000 आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीवी रेशो हमें निकालना है। पीवी रेशो अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू में 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू में 100। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूंगा, सेल माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितनी है 2000, अगर मैं पर यूनिट निकाल लेता हूँ पर यूनिट निकाल लो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2000 सेल हो गई हमारी माइनस का 1000 इज इक्वल टू 1000। ये तो आ गई हमारी यूनिट्स में, मल्टीप्लाई बाय 8। ये अब आ जाएगा हमारे रुपीज़, क्योंकि 8 रुपीज़ पर यूनिट था, तो हमारी हो गई 8000। कंट्रीब्यूशन आ गया माइनस का वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है 2000,
तो हमारा 6000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और मुझे पीवी रेशो निकालनी थी ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 8000 अपॉन में सेल कितनी थी, 2000 इंटू में 8, 16000 इंटू में 100, 50%। ठीक है, चेक कर लो आप, 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में 100, 50%। ठीक है, ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसका एक क्वेश्चन है, मैं भी आपको इसका एक आधी क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन आपको इसकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में मर्ज करा है, क्वेश्चन में ना मर्जिंग का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। पहले लाइन में लिखा हुआ है मर्जिंग करना है हमें दो प्लांट्स D&E एनालाइज टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है विच वर एज 90% कैपेसिटी पे है और 60%। कंपनी 1 कंपनी 2 मर्ज हो रही हैं, तो एक 90% कैपेसिटी पे पहले से और एक 60% कैपेसिटी पे है। ठीक है, सेल बोल रखी है हमें 540 सेल है कंपनी 1 की और कंपनी 2 की है 300। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और हमें एज्यूम करना है द प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड कैलकुलेटेड। हमें निकालना है कि ब्रेक इवन सेल ऑफ द मर्ज प्लांट, हमें मर्ज करके हमें प्लांट निकालना है ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट द स्टेज पे। ठीक है, मतलब पहले हमारी थी 90% और इस कंपनी वन थी हमारी 90% पे, एंड कंपनी 2 थी हमारी, कंपनी जो 2 थी हमारी वो थी हमारी 60% पे। हमें इसको पहले 100% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसे मर्ज कर पाएंगे। तो 100% पे कन्वर्ट करने के लिए सेल दे रखी है, पहले 90% पे लिख लेते हैं, और 396 एंड 80, और इसकी दे रखी है 300, 225 एंड 50। सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो 540 का 90% पे दे रखे हैं, जब 540 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100 देन आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, 60% पे कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 396 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100 इक्वल्स टू 440। इसके बाद क्या आएगा, जो फिक्स कॉस्ट है हमारी, जो फिक्स कॉस्ट है ये तो हर स्टेज पे 80 ही रहेगी, सेम ही रहेगी ना, चाहे जितनी भी दे रखी हो कंपनी 1 में, चाहे 100% हो, चाहे कितने पे निकालनी हो। अगर 80 है तो ये भी तो 80 रहेगी, देन इसके बाद यहाँ पे 50 रहेगी। ठीक है, और इसके और जो 225 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100, 375, और इसका हो जाएगा 500। ठीक है, अब हमें ना मर्ज निकालना है। मर्ज का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर देना है। तो किसको ऐड करेंगे, 100% वाले को, तो इसको मर्ज कर देंगे। तो इसकी सेल कितनी आ जाएगी, 1100, 400, 300, 700 और 815। ठीक है, 8 5 130। देन हमें मर्ज का निकालना था। मर्ज का पहले में बोला गया था हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल निकालनी है। ब्रेक इवन सेल निकालनी है, तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है, हमें पीवी रेशो तो नहीं पता ना, फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 130 है। पीवी रेशो का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू में 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू में 100। जो कंट्रीब्यूशन है कैसे निकलता है, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो 1100 माइनस का 815 इजिकल टू 285। 285 हमारा क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कितना, 1100 इंटू में 100। 285 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू में 100 इजिकल टू 25.90% हमारा क्या आ रहा है, पीवी रेशो। देन हम इसे कैलकुलेट करेंगे BES मतलब ब्रेक इवन सेल। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 130 डिवाइडेड बाय कितना, 25.90%। हाँ, इसे कैलकुलेट करने तरीका देख लो आप पहले। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 130 डिवाइडेड बाय 25.90%। ठीक है, ऐसे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 93 ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट है क्या इन रुपीज़ में, क्योंकि अपॉन में हमने पीवी रेशो लगाया था। इसके सेकंड पार्ट में बोला गया हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है 80% पे। अगर जब हमने इसे मर्ज करा 80% पे, तो हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है। देन हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका सेल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो ऐसे निकलेगी ना, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी स्टार्टिंग में, तो कैसे निकलती, सेल माइनस का वेरिएबल कॉस्ट आता है हमारा कंट्रीब्यूशन,
कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा आ जाता है प्रॉफिट। तो वही यहाँ पे करना है, लेकिन इसमें बोला है 80% पे करना है, सिर्फ हमें 80% पे करना है। तो 1100 था हमारा सेल, हमारी सेल थी 1100 का 80%। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट भी था हमारा 80% पे, इसका 80%। ठीक है, तो अगर मैं सीधा सीधा इसका 285 का 80% निकाल दूँ तब भी हमारा कंट्रीब्यूशन वही है। नहीं नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 100 का 80% 880, ठीक है। 815 का 80% 652, कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा है 228। अगर मैं इसका सीधा 285 वाले का कंट्रीब्यूशन का 80% निकालता तब भी यही आता 228। फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारी सेम ही रहेगी, चाहे स्टेज कोई सी भी हो। 228 माइनस का 130, हमारा एक्चुअल अमाउंट आता है 98। तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, 98 लाख। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोला गया है, थर्ड पॉइंट में बोला है सेल्स टर्नओवर निकालने ऑफ द मर्ज प्लांट का टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75 लाख। मतलब हमें बोला गया हमें इतना प्रॉफिट अर्न करना है 75 लाख का। इसका मतलब है क्या, डिज़ायर्ड सेल निकालनी है, हमें डिज़ायर्ड सेल ही तो निकालनी है। अगर हमें बोला है कि इतना प्रॉफिट हमें अर्न करना ही करना है और हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमारे फॉर्मूला होता है ना डिज़ायर्ड सेल का अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो में कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 130, प्लस में हमें बोला गया है 75 लाख हमें कमाने ही कमाने हैं, अपॉन में हमने पीवी रेशियो निकाली थी। ठीक है, हमारा अमाउंट आ जाएगा डिज़ायर्ड सेल का 130 प्लस में 75 डिवाइडेड बाय 25.90%। अमाउंट आ रहा है हमारा 791.50 लाख। ये क्योंकि रुपीज़ में ही तो आएगा, क्योंकि हमने अपॉन में पीवी रेशियो लगाया था। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मर्ज प्लांट का ना भी हो तो नॉर्मली क्वेश्चंसों में यही करना होता है, और पेपर में इसकी एक्चुअली में वेटेज होती है 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी ने भी नंबर के आ सकते हैं। मिनिमम ये हमारे मेन चैप्टर्स में एक ही चैप्टर है। ठीक है, आप इसे करना बहुत ईजी चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो काफ़ी मुश्किल पूछा जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है हमारा की फैक्टर का। की फैक्टर ये ना इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, की फैक्टर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें की फैक्टर से तो हमें नाम का मतलब नहीं पता चल रहा, होता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ लिमिट होगी तभी तो इसका नाम लिमिटिंग फैक्टर पड़ा है। की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, इसका मतलब ये है सिंपल सा, अगर हमें प्रोडक्शन की हमारी कैपेसिटी है 20,000 की, हमें एक लिमिट लगा दी, हमें लिमिट लगा देते कि नहीं आप 16,000 से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। मतलब 20,000 हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन हमें बोला गया, लिमिट लगा दी गई है, की फैक्टर लगा दिया गया है कि आप 16,000 से ज़्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। देन हमें क्या करेंगे, चाहे 16,000 में प्रोड्यूस करेंगे ना, तो 16,000 जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे, ऑब्वियसली हम उसी को यूज़ करेंगे। सॉरी, तो मान लो 20,000 में ना 4 बना रहे हैं, मतलब 4 प्लांट है, ए बना रहा है, बी बना रहा है, सी बना रहा है, डी बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें सी वाला दे रहा है, तो हम सी के सारी यूनिट्स बनाएंगे। ए बन, इसके बाद ए दे रहा है तो ए की सारी यूनिट्स बनाएंगे, जो कम दे रहा तो उसकी यूनिट्स से तो कम करेंगे, जो ज़्यादा दे रहा उसकी यूनिट्स बनाएंगे। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। कोई बात नहीं, ये मैं बाद में के क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसका, तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर होता क्या है। जितने में बोले गए हैं 20,000 हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हमें बोला गया नहीं आपको सिर्फ 16,000 ही करना है, तो इसको हम 16,000 को हम कैसे, कितना का यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें जो कि हमें मोर प्रॉफिट ही हो, हमें प्रॉफिट का ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स, द बजटेड सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट कॉस्टिंग आर एज अंडर। रॉ मटेरियल दे रखा है 20 रुपीज़ पर kg, रॉ ए बी और सी, ए बी और सी, मैं थोड़ा ऐसे ही लिखता हूँ ताकि आपको इधर क्वेश्चन भी दिखता रहे। ठीक है, ए बी और सी, ये ना रॉ मटेरियल एट द रेट 20 रुपीज़ पर kg, रॉ मटेरियल जो है ये है 20 रुपीज़ पर kg, और ए ने खरीदे हैं 80। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 रुपीज़ पर kg है तो ए ने खरीदे 80, इसका मतलब 4 रुपये पर यूनिट है ए के लिए,
और बी के लिए कितने रुपये पर यूनिट है, 2 रुपये पर यूनिट है। और सी के लिए कितने रुपये है, 1 रुपये पर यूनिट। पता चल रहा है ना 1 रुपये पर यूनिट कैसे, क्योंकि 20 ही उसने परचेज़ करे हैं। वेजेस हैं 5 रुपये पर आवर के हिसाब से, ठीक है। ए ने दे रखे हैं 5 रुपये, बी के 15, सी के 10। वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स दे रखे हैं, बजटेड प्रोडक्शन दे रखे हैं 6400 ए की। देन इसका मतलब हमें 6400 अगर ए की दे रखी है तो 6400 यूनिट्स इंटू में 4, तभी तो टोटल यूनिट्स बनेंगे हमारी इसकी। और इसकी दे रखी है 3200 इंटू में 2, क्योंकि 2 रुपीज़ पर यूनिट था। 2400 इंटू में 1, इतने यूनिट्स थे। इसका मतलब ये तो हमारी टोटल यूनिट्स हो गए। इसको मल्टीप्लाई तो एक्चुअली टोटल यूनिट्स आ जाएंगे हमें, कितनी यूनिट्स हैं। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें तीनों का। उसके बाद बोला है हमें प्रेजेंट करो एक बजटेड स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। तो पहले हम बजटेड प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें सबको पता है, सेल्स माइनस क्या वेरिएबल कॉस्ट वगैरह वगैरह, आपको सबको पता ही है। माइनस क्या वेरिएबल क्या आएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट, ठीक है। तो ए का कितना था, ए का था 6400 इंटू में 140 क्यों, सेल तो हमारी 140 दे रखी है ना। 6400 इंटू में 140 हमारा अमाउंट आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 896 123 और बी का आएगा 384 123 216 123, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 384 000 प्लस में 216 000 1496 3 बार 0 टोटल। अगर टोटल भी लिख लेते हैं ना, 1496 3 बार 0। देन इसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारी, क्वेश्चन में बोल रखा है जो वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 10 प्लस में 5 15, ठीक है। 15 प्लस में 80 95। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, देखो 80 तो हमारी रॉ मटेरियल वाली हो गई, ₹80 रुपीज़ की 4 थी ना, प्लस में 5 रुपीज़ हमारे डायरेक्ट वेजेस की हो गई, 10 रुपये हमारे किसके हो गए, वेरिएबल ओवरहेड के कितने हो गए, 80 10 85 सॉरी 80 5 85 और 10 95 95। तो 9500 इंटू में 6400, क्योंकि 6400 यूनिट्स थे। देन हमारा आ रहा है 608 123 272 123 1,20,000 7 2 दिए, तो हमारा टोटल हो रहा है 10 लाख 1 करोड़, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 10 लाख। 10 लाख कैसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 10 लाख, ठीक है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ रहा है, 288 123 112 123 96 123 और 496 123। सिंपल ही दिख रहा था। फिक्स कॉस्ट हम सबको पता है दे रखी है 9 रुपये पर यूनिट की है, 9 रुपये। ए की, बी की है 22, सी की है 18। मल्टीप्लाई करते जाएंगे इनके रेशो से। 6400 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ रहा है हमारा 57600। इसको करेंगे हम 22 मल्टीप्लाई 3200 से 70400 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2400 इज इक्वल टू 43200। तो टोटल हमारा आएगा 00217, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रॉफिट है हमारा 230,400 41600 और 52800 324,800 324,800, ठीक है। ये तो हमारा बजटेड प्रॉफिट। इसका मतलब पार्ट ए तो हमारा हो गया। पार्ट ए में तो यही बोला गया था ना, प्रेजेंट करने स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। पार्ट 2, इसके पार्ट 2 में बोला गया था कि रेस्ट्रिक्टेड है 18,400 kg ही मिलेगा। तो हमारा टोटल कितना बन रहा था, टोटल हमारा बन रहा था 6400 इंटू में 4, तो 25,600 तो यहीं बन रहे थे। और 3200 गुणे में 2 3200 गुणे में 2 6400 और इसके हो रहे हैं हमारे 2400। तो हमारे टोटल बन रहे थे
34,400 हमारे तो यूनिट्स थे, इसने सिर्फ बोला हमें लिमिट लगा दी कि हम सिर्फ 18,400 ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ हम सिर्फ कितने प्रोड्यूस करते हैं? ओनली 18,400। तो मैंने क्या बोला था, हम बनाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग ए का, बी का एंड सी का। तो कैसे निकालते हैं? सेल्स, हमें प्रॉफिट तो निकालना है। प्रॉफिट क्या है यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन। सेल कितना है इसका? 140, इसकी कितनी है? 120, इसकी है 90, माइनस का वेरिएबल कॉस्ट, इसका कितना? 95। पता है ना कैसे आया था? ये वाली 95 थी, दूसरे वाले की ऐसी आप कैलकुलेट करो तो 85 आ जाएगी, तीसरे की 50 थी, ठीक है। मैंने करा नहीं, आप एक बार कर लेना इसे। तो हमारी आ रही है तो 45, 35, 40। मैंने बताया था जो कंट्रीब्यूशन है ये भी हमारा एक तरीके का प्रॉफिट होता है। तो ये जो होता है ना, हम कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे निकालते हैं। की फैक्टर जो होता है ना, हम कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे निकालते हैं। तो ये था 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ये हमारा कितने था? 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से था। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट का आ जाएगा। ये हमारा 2 के हिसाब से था, बी वाला 2 रुपीज़, ये था 1 रुपीज़ के हिसाब से, डिवाइड बाय 1। तो 45 डिवाइडेड बाय 4 आता है हमारा 11.25 पर केजी। ये आ रहा है 17.5, ये आ रहा है 40 रुपीज़ पर केजी। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? रैंक 1। तो हम रैंक 1 तो इसे देंगे, रैंक 2 एंड रैंक 3, ठीक है। तो हम ऐसी रैंक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम सी की करेंगे। सी की अगर नहीं हो पाती तो हम बी की करेंगे। सी की कंप्लीट होने के बाद हम बी की करेंगे। बी की भी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हम ए की करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसी में इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है इसमें? स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। ये इसका नाम होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ये हम कैसे बनाते हैं? पहला होता है हमारा कॉलम प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कौन कैसे हम लेंगे? जो सबसे पहले था क्या था हमारा? सी, देन उसके बाद था बी, उसके बाद ए। रैंक के हिसाब से हम इसमें प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स मटेरियल यूटिलाइज, कितना मटेरियल हमने यूटिलाइज करा है, फिर बैलेंस मटेरियल कितना बच गया है, ठीक है। फिर उसके बाद निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, मतलब इसका प्रॉफिट, ठीक है जी। तो यूनिट्स सी कितनी यूज़ कर रहा था? 2400 टोटल, क्योंकि 2400 इंटू 1 था ना इसका 1 रुपीज़ पर यूनिट ही तो था। 24 रुपीज़ 100, क्योंकि सी हमारी टोटल प्रोडक्शन हमें सी की कर देंगे, क्योंकि रैंक 1 थी इसकी। तो 2400 था इसका, 2400 इंटू में 1 टोटल हो जाएगा। देन हमारा जो मटेरियल यूटिलाइज कितना हुआ? 2400। बैलेंस कितना बचा? 18,400 था ना टोटल, जो हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी थी। उसमें से जब मैं 2400 घटा दूंगा, देन हमारा बचेगा 18,400 माइनस का 2400 इजिकल टू 16,000। तो हमें ना ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा, ऐसे नहीं करना होता, हमें सिंपल 16,000 ही लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। 16,000। देन ऐसे ही हम यहाँ पे कितनी यूज़ करेंगे? यहाँ पे करेंगे 3200 इंटू में 2। कैसे? क्योंकि 3200 हम यहाँ पे यूज़ करने थे। 3200 यूनिट्स थे ना हमारे, 2 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से था। कितने यूज़ करेंगे? 6400, ठीक है। ये ना कैलकुलेशन से आपको दिखानी नहीं है। यहाँ पे हमने कितनी यूज़ करी? 6400। तो बची कितनी हमारी? बची कितनी? 16,000 में से जब मैं 6400 माइनस कर लूँगा 16,000 में से, तो बची कितनी हमारी? 9600। देन इसके बाद अब मुझे 9600 यूटिलाइज़ करनी है, लेकिन मेरे पास यूनिट्स अगर मैं यहाँ पे टोटल 6400 ही लिखता हूँ, 6400 ही लिखता हूँ, जो कि 4 के हिसाब से, वो तो हमारी 25,600 के आसपास आ रही थी, 25,600 आ रही थी, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितने? सिर्फ 9,600। ये 4 रुपीज़ यूनिट के हिसाब से तो है। तो मैं कैलकुलेट, मतलब इसे अलग से वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। इसको डिवाइड बाय 4 करूँगा तो आ रहा है ये 2400। इसका मतलब मैं इस पूरे की ना लेकर के, ये पूरा ना लेकर के मैं कितना यूज़ करूँगा? सिर्फ 2400, ठीक है। मैं कितना यूज़ करूँगा? सिर्फ 2400। तो मटेरियल कितना यूज़ होगा? 2400 इंटू में 4, मतलब 9600। तो बैलेंस कितना बचेगा? नील। बैलेंस तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। देन अब यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2400 इंटू में कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ का कितना निकाला था? 40। इसका कितना था? 3200 इंटू में 35,
और 2400 इंटू में 45, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा मेरा 96,000, 112,000, 108,000। तो टोटल जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 316,123। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारी पहले जितनी थी वही अब की बार सेम रहेगी, कितनी थी 171,200, ठीक है। देखो ये लिखी हमारी फिक्स कॉस्ट कहाँ है, ये रही हमारी फिक्स कॉस्ट, जो पहले थी वही तो अब की बार भी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस थोड़ी होंगे, ठीक है ना। ठीक है, सी की 40 थी, ये हो गया हमारा। तो हमारा आ जाएगा एक्चुअली प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट, अभी तो आता है हमारा प्रॉफिट 144,800। ये होता है हमारा लिमिटिंग फैक्टर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनानी पड़ती है, रैंक के हिसाब से हमें उसे बांटना पड़ता है, ठीक है। रैंकिंग पर यूनिट से डिवाइड करते हैं ताकि जिससे हमें रैंक पता चलती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो भी आई है। तो इस रैंक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं। तो रैंक सी की कितनी थी 40, कंट्रीब्यूशन 40, 35, 45, तो बी की थी 35, ए की थी 45, ऐसे लिख दिए। 2400 यूनिट्स हमने यूटिलाइज करे थे, यूटिलाइज कितने का 2400, क्योंकि 1 के हिसाब से था 6400 यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे ना वैसे अगर सच बताऊँ तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ 3200 भी लिखोगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 6400 यूनिट्स हमने यूटिलाइज यहाँ लिख दिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3200, क्योंकि यूनिट्स कितने थे 3200 ओनली, यूटिलाइज कितने करे हैं 6400। ऐसे यहाँ पे 2400 है, ठीक है। 2400 मल्टीप्लाई 4, यूटिलाइज तो हमारा कॉलम ही हमने अलग बनाया, तो हम यहाँ पे क्यों शो करेंगे, ठीक है। मटेरियल बैलेंस बच जाएगा, यहाँ पे 18,400 था, इसमें से माइनस कर बैलेंस बच गया, फिर 16,000 में से हमने यूटिलाइज माइनस कर दिया, फिर बैलेंस बच गया, 9,600 बचा था, उसमें से हमने उतना यूज़ कर लिया तो बचा नील, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है, आप इसे ट्राई करना, और इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये एग्ज़ाम का अच्छा पॉइंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिस, ठीक है। यू हैव स्कोर अ गुड मार्क्स।